राजस्थान के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती नजर आ रही हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी, क्योंकि दोनों पार्टी की जो टक्कर है वो सीधे तौर पे देखी जा रही है। जहां जयपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों ही पार्टियों की जो दौरे हैं लगातार जारी है। पर जहां देखा ही जा रहा है कांग्रेस के अंदर सीएम को लेकर जबरदस्त टक्कर लगी हुई है और वहीं बीजेपी के अंदर सीएम जरा भी सामने नहीं आया। हमारे साथ बातचीत के लिए आज चोमू से कांग्रेस के नेता सुरेश यादव हमारे साथ मौजूद है, जो प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के नेता भी हैं और वहां से दावेदारी भी कर रहे हैं। और इनकी शुरुआती दौर अगर बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर छात्र नेता राजनीति से लेकर अब धरातल की जो मुख्यधारा राजनीति है वहां शुरुआत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। जी थैंक यू। सुरेश जी, कांग्रेस में जो माहौल देखा जा रहा है, पहला सवाल हम जो लेंगे, गुटबाजी का देखा जा रहा है। क्या ये गुटबाजी क्या धरातल पर भी दिख रही है कि कई बार आप जाते होंगे कि पायलट गुट के लोग होंगे, गहलोत साहब गुट के लोग होंगे, तो क्या इसको आने वाले चुनाव में नुकसान होने वाला है? नहीं देखो, गुटबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पार्टी है, सरकार है, तो हमेशा आप जानते हैं कि सरकार जब होती है तो कैसे योजनाओं को पहुंचाया जाए, और विचारधारा तो एक है। भाई आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी, विचारधारा एक है, और विचारधारा के बीच अगर ये घर में कोई कलह हो भी जाता है, कुछ अगर मान लो मनमुटाव हो भी जाता है, तो हमारे एआईसीसी के लोगों ने मिल बैठ के संभला दिया और सब कुछ बिल्कुल शांत है। आप देख रहे हैं अभी कल भी जो लिस्ट आई है उसमें भी पायलट साहब का नाम है, गहलोत साहब का नाम है, तो ये सब कुछ बिल्कुल सही है। ये प्रोपेगेंडा के तहत जो विपक्षी लोग हैं उनका एक आभा मंडल बनाने का तरीका है, ऐसा कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लगातार 4-5 साल से देखा जा रहा है, चुनाव का अंत आने वाला है, पर जो आप कह रहे हैं कि परिवार का है मसला, हम परिवार बैठ के सुलझाएंगे, पर अभी तो सुलझा दिख नहीं रहा साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना भाई, ऑफिशियल बयान आ चुका है अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, हमारी एआईसीसी की तमाम जो वेणुगोपाल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब ने जब मीटिंग कर ली और सबका ऑफिशियली बयान आ चुका है, पूरी मीडिया में बाइटें आ चुकी हैं कि सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल है, और राजस्थान में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए राजस्थान की कितनी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको लेके विपक्ष जो है कुछ कर नहीं पा रहा है। भाई आज देखिए राजस्थान में विपक्ष का क्या हाल है। एक सिंगल मुद्दा ऐसा नहीं है जो 5 साल में खड़ा कर पाए राजस्थान में। अच्छा। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है, बचा ही नहीं है। ये लोग रोड पे आए, मतलब इन लोगों के पास लोग ही नहीं रोड पे आए, ऐसी कोई मुद्दा ही बचा ही नहीं है जो हमारा विरोध कर पाएंगे। तो इनके अब है क्या है कि विरोध करने के लिए कोई तरीका है नहीं, क्योंकि विकास के इतने आयाम गहलोत सरकार ने छू दिए। तो अब इनको ये लगता है कि यार आखिर हम करें क्या। तो अब इनको ये लग रहा है कि यार ये बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कि साहब इनके जो है इनके कला हो रही है, पायलट साहब सीएम बनना चाह रहे हैं, गहलोत सीएम बनना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल। जबकि ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सीएम है कौन, कितने सीएम बन के बैठे हैं। आप सब, आपको मीडिया के लोग और आप जानते हैं, अच्छे से रिसर्च करके देखना कि वहाँ कितनी ज़्यादा कला है सीएम को लेके। रोज उनके केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रचार करने आ रहा है। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अभी स्टेट के चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई और लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आप इसी से आभास कर लीजिए कि राजस्थान की क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या स्थिति है। गहलोत साहब बोलते हैं कि हमने जो जन कल्याणकारी योजना लाए हैं वो जनता तक बेनिफिट हो रही है और जनता में आशीर्वाद देगी। पर जिस तरीके से अभी बीजेपी के सभी नेता मिलके एक बैठक की और उसमें एक स्लोगन निकाला कि नहीं सहेगा राजस्थान, जो कांग्रेस सरकार में जो हुए हैं उसके खिलाफ अब बीजेपी एकजुट है और अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को तैयार है। देखो, ये प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है। ये कभी लेके आएंगे शाइनिंग इंडिया, अच्छा, कभी लेके आएंगे परिवर्तन राजस्थान, कभी नहीं से। अगर सहेगा क्या, आपको नहीं सहना चाहता राजस्थान, तो राजस्थान के लोग तो जो है बीजेपी के लोगों को नहीं सहना चाहते हैं। आपके जो कल है, आप नहीं सहेगा राजस्थान के स्लोगन लेके शर्म आनी चाहिए। देश के जो केंद्रीय मंत्री हो आप, मैं बात कर रहा हूँ गजेंद्र सिंह की, हजारों लाखों लोग संजीवनी घोटाले में फंसे पड़े हैं, उन लोगों के पैसे दिलाइए। राजस्थान तो ये कह रहा है कि आपकी जो जिस प्रोपेगेंडा के चीज बड़ा घोटाला आपने किया, उस घोटाला को उजागर करिए। बेचारे उन जो गरीब लोग हैं उनके पैसे के आपने अटका दिए, उनको पैसे दिलाइए। राजस्थान की जनता तो ये कहना चाहती है। और वो लोग कहते हैं अरे क्या नहीं सहेगा, राजस्थान में सब कुछ ऑल इज वेल है। राजस्थान की योजनाएं आप देखिए, जीने से लेकर मरने तक की योजनाएं लागू कर दी। अच्छा। राजस्थान में और क्या चाहिए। पर ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार की बात करो, करिए, गरीबों के लिए करिए, आप आम लोगों के तक जो महिलाओं के लिए करिए, हर क्या नहीं दिया राजस्थान में, हर योजनाएं लागू है। और अब देश की और राजस्थान की जनता और चाहती है कि आने वाले टाइम में ये योजनाएं इससे और बेहतर दुरुस्त कैसे हो सकती है, इसके लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। अभी बीजेपी महिला मोर्चा ने थाईनाथ आंदोलन किया कि महिलाओं के साथ यहाँ लगातार बलात्कारी घटनाएं हो रही है, रेप लगातार बढ़ रहे हैं, और कहीं जो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है पूरे देश के अंदर कि राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है बलात्कार के मामले में। तो वहीं आपके जो मंत्री हैं विधानसभा में खड़े के बोलते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। देखो मेरी बात सुनिए,
किसी आदमी का या किसी भी पार्टी के मेंबर का ये पर्सनल बयान हो सकता है, ये ऑफिशियल बयान नहीं हो सकता। पर विधानसभा खड़े की बात कही है, हाँ, वो उसका पर्सनल बयान हो सकता है। उसके बाद में उनका क्या प्रतिक्रिया थी आप उनके बारे में सुन लीजिए। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया की उन्होंने माफ़ी मांगी कि ठीक है मैंने जो कहा वो गलत कहा। अब रही बात आप करें कि देश में जो है राजस्थान 1 नंबर पे है, ये सिर्फ एक मिनट बात है। यूपी की क्या हाल है पता है आपको? कितनी बुरी जोर से यूपी गुजर रहा है। भूल गए आप उन्नाव कांड को, हाथरस कांड को, और जो क्या नाम चिन्मय अमन कांड को, इतने जघन्य कांड जो कर रहे हैं इस देश के। और ज्यादा बात क्या कर रहे हो आप? कल की बात देखिए मणिपुर में क्या हुआ। मतलब पूरी दुनिया की नजरें उस मणिपुर के कांड पे टिकी हुई है। पहले तो पूरा मणिपुर जल चुका है, उनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। मणिपुर जो स्टेट है, हजारों लोग अब तक मर चुके हैं। ठीक है उन दो समुदाय के बीच युद्ध था, चलो ठीक है कैसे वो लोग मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन कल जो घटना हुई, हालांकि वो घटना तो पिछले 70 दिन से पहले की बता रहे हैं वो घटना, लेकिन कल उसका जो वीडियो फुटेज जो आ रहे हैं, किस प्रकार से 2 औरतों को पहले उनके परिवार को खत्म किया जाता है, उसके बाद उन दोनों औरतों को नग्गी जो है कि उनका नग्न प्रदर्शन करके और जो है चौराहे से उन लोगों को घुमाया जा रहा है, पीछे से भीड़ जो है उनको घुमा रही है। आप कल्पना करके सोच सकते हैं कि हमारे देश का पार्ट है मणिपुर, और उस देश में इस तरह के हालात हैं, और बात करते हैं वो लोग राजस्थान की। पर राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो झकझोर देने वाली है, जहाँ जो रक्षक करने वाला है वही भक्षक बन रहा है। और लगातार 2 या 3 दिन में ऐसी घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं एक महिला के साथ 3-4 पुरुष है वो मिलकर कुछ ना कुछ गलत करते जा रहे हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? देखिए मेरी बात बताऊँ सुरेंद्र जी, मेरी बात सुनिए आप। देखो घटना हो रही है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, और वाकई घटना देखो नहीं होनी चाहिए, गलत है। जोधपुर का जो कांड हुआ, मुझे पता है आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं, लेकिन जोधपुर में जो कैंपस में कांड हुआ, जोधपुर कैंपस में कांड हुआ, हमने तुरंत मतलब 2 या 3 घंटे बाद में हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। अच्छा, तुरंत। आप सोचिए जिस मणिपुर की घटना को लेकर 70 दिन हो चुके हैं और जिसको लेके पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, अभी तक एक आरोपी चिन्हित किया उन लोगों ने। हमने 2 घंटे में आरोपी को मतलब सड़क के पीछे डाल दिया। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनका मकसद क्या था, वहां से जो एबीपी के लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां से एबीपी का जो छात्र संगीत अपेक्स की तैयारी कर रहा है, वो लोग उनके प्रचार में आए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता वो लोग हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ऐसी गंदी राजनीति हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी हुआ इस तरह की जो है घटना नहीं होनी चाहिए राजस्थान में, हमारा मकसद ये होना चाहिए। लेकिन वो लोग किस मुँह से बोल देते हैं? जो लोग 70 दिन से एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए, 2 महिलाओं को नंगा घुमाना, उनके परिवार को पूरे खत्म करके, आप कल्पना करके देखिए किस तरह के बुरे हालात है देश के। आप छात्र राजनीति दौर से निकले हैं, अब मुख्यधारा राजनीति में आ रहे, लगातार पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं चौमू विधानसभा के अंदर आप एक्टिव नजर आते हैं। इस साल क्या गणित रहने वाला है कि सरकार वापस रिपीट होने की बार बार कांग्रेस के नेता दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का कई दशकों से माहौल बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे पूरा? ये ट्रेड 100% झूठेगा। अब क्यों राजस्थान में ऐसा जो पीछे का ट्रेड बना हुआ है वो कभी ऐसा नहीं रहेगा। राजस्थान में जो जैसी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है, ऐसी योजनाएं तो कभी पहले आई थी। और क्यों राजस्थान की जनता ये चाहती है कि इन कल्याणकारी योजनाओं को अगर अपने लगातार इम्प्लीमेंट करना है, लगातार ये योजनाएं चालू रखनी है, तो स्वाभाविक बात है सरकार को रिपीट करनी है। और आप देख लीजिए लगातार जितने भी सर्वे हो रहे हैं, मीडिया के लोग जो सर्वे करवा रहे हैं, उसमें 99% रिपीट कांग्रेस सरकार हो रही है। पर कहीं बीजेपी के लोग, आपने उस दिन का बयान सुने होंगे, तो कहीं बोलते कि हमारी ही योजना थी, गहलोत सरकार ने वो योजनाओं का नाम बदलकर ही जनता को सौंप दी। नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि योजनाएं तो लाने वाले ही जो है कांग्रेस सरकारें रही हैं। उनकी योजनाएं थी कहाँ? उन्होंने इंदिरा गांधी जो आवास योजना का नाम चेंज कर दिया, संजय गांधी जो आवास योजना का नाम चेंज कर दिया है, उन्होंने क्या चेंज नहीं किया? ये ऐसी बातें तो वो लोग कर ही नहीं सकते। आप ये मान के चलना, सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कांग्रेस ने बढ़ाई है, इन तो नाम चेंज करने और बेचने के लिए वो काम क्या किया है? एक भी नाम बताइए जो हमने चेंज किया हो, सिंगल नाम तो बताइए भाई। प्रोपोगेंडा आप कब तक करेंगे? राजस्थान की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। ये लोग जो गुमराह करने की राजनीति करते हैं वो टाइम गया। पहले एक टाइम था जब गुमराह करके लोग जो राजनीति करते, कभी धर्म के नाम राजनीति कर ली, कभी किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति कर ली है, कभी मजहब के नाम पे राजनीति कर ली। और आजकल एक नया प्रोपेगेंडा और लेके आए ये लोग, जातिगत राजनीति और करने लगे हैं। ये जो जैसे ओबीसी है, जनरल है, इनको डिवाइडेशन बोल लाने लगे हैं ये लोग, तो जातीय समीकरण और बैठा रहे हैं ये लोग। ताकि राजस्थान की जनता समझदार है और ये कतई नहीं होगा। तो क्या लगता है आपका पूरा मूड बना लिया कांग्रेस ने किया, हम वापस आने वाले हैं? बिल्कुल, ये तो राजनीतिक जो है लोकतंत्र है, देश का स्वच्छ लोकतंत्र है। और ये तो परंपरा होती है कि जब भी चुनाव होंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से मैदान में जाएगा। और कांग्रेस
स्वाभाविक चीज़ है, पूरी मजबूती चुनाव लड़ेगी। पर जिस तरीके से सुरेश जी आप ही के मंत्री के विधायक के बयान आते हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, कल आपने ओसे एक विधायक का भी बयान सुना होगा, तो क्या लगता है कि आपने बोला कि परिवार का मामला है, परिवार सुलझा लेंगे, पर जिस तरीके से बाहर आके वो बयान देते हैं तो कहने ऐसा लगता है कि जो परिवार की फूट है बाहर निकल के आ रही है? कभी बीजेपी में से आया, कभी बीजेपी में सुना आपने ऐसा बयान? नहीं आया ना। ये हमारे कांग्रेस की इतनी अच्छी लोकतंत्र परंपरा है, आप सोच सकते हैं हमारे आंतरिक लोकतंत्र। पर इससे वोट नहीं टूट रही क्या बीजेपी? मतलब ही नहीं है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र आप सोच के देखिए। बीजेपी में किसी की हिम्मत है क्या बोल के दिखाओ, किसी अध्यक्ष के खिलाफ है, किसी पर मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल के बताओ आप। हमारे आप ये देखिए, मतलब लोकतंत्र की कितनी अच्छी परंपरा है कि चुनाव आयोग जो है जनप्रतिनिधि वो बोलेगा, भाई अगर गलत है तो बोलेगा और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्यों आपके विधायक है वो जाके बैठ जाते हैं, मानेसर जाके बैठ जाते हैं 14 विधायकों के साथ, और कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता है कि उन्हें सुलझाने के लिए दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं कि आप समझिए। वो तो चैप्टर पूरा हो गया ना, उस पर कोई बातें नहीं करनी चाहिए कोनो। तो बस चर्चा तो उसके बाद तो पूरा सरकार जो है 5 साल चले गई, सारी योजनाएं आ गई हैं। तो अभी आपके ही जो पायलट साहब है वो यात्रा करके आया था अजमेर से जयपुर तक। हाँ, उसके बाद पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मामला हुआ। बिल्कुल हुआ, तो उन्होंने मुद्दा गलत क्या उठाया? गद्दा पेपर लीक तो गहलोत आप ही की सरकार में हुआ ना। मुझे एक बात बताइए, पेपर लीक होना मतलब ये इंगित नहीं करता है कि सरकार करवा रही है। भाई ये कैसे कह सकते हैं सरकार करवा रही है? कार्रवाई तो करे। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं ना। पर जो मुख्य जो कार्रवाई राजस्थान में पेपर लीक हुई, पूरे देश में कहीं नहीं हुई है। जो नियम राजस्थान ने बढ़वाए हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं है। आप देखिए, यूपी पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, एमपी पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? आज तक कार्रवाई नहीं। हमने जिन पेपर लीक हुआ, जो सरगना पकड़ा गया, उनकी संपत्ति जब्त की, उनके घर पे बुलडोजर चले। सर मुख्य आरोपी दूर है अभी भी नहीं, मुख्य आप लोगों को मालूम है वो कौन है क्या है, नहीं, पर वो उस तरह के नाम सामने नहीं आ रहे। पर क्योंकि लगातार जिस तरीके से किरोड़ी जी ने दस्तावेज उपलब्ध कराया ईडी को या कोई भी हो, पर वो मुख्य आरोपी हैं वो भी दूर बता रहे हैं। देखो, किरोड़ी जी का काम ही है। भाई किरोड़ी जी का क्या है, खुद चुनाव हार चुके हैं, पार्टी उनको तो दे नहीं रही। तो किरोड़ी जी का एक मसला ये है कि उनको एक्टिव रहना है, लाइमलाइट में रहना है। अच्छा, तो किरोड़ी जी का ठीक है, कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन किरोड़ी जी को मेरा एक निवेदन ये है कि बहुत सीनियर लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन उनको अच्छी और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके युवाओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। अपने युवाओं की बात की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन आने वाले हैं, आप खुद भी वहाँ से निकले हैं 2007 से लेकर, और कहीं 10 सालों तक सफर तय किया है। खैर आपकी वो रहे कि उस दौरान चुनाव नहीं हुए 5 साल तक जी। क्या किस तरह के देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शुरुआत राजनीति की वहीं से होती है छात्रों के लिए। बिल्कुल होती है। सफर किस तरह आपने तय किया, क्योंकि आज का जो माहौल बना हुआ अराजकता का, उस दौरान भी कुछ कारणों से वो चुनाव रुक गए थे, तो आज से कैसा माहौल देखते हैं युवाओं के लिए? देखो, छात्र राजनीति एक अच्छी परंपरा है। उस राजनीति को अपने किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, सबसे बड़ी अहम बात यह है। देखो, छात्र राजनीति मूल पॉलिटिक्स तो होती नहीं है, उसमें कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी जो मेन विचारधारा होती है, विचारधारा के लोग वहाँ हो सकते हैं, बाकी वो दोनों पार्टियां सीधी रोल नहीं करती है, क्योंकि दोनों, एक पार्टी एनएसयूआई, एक पार्टी एबीपी, और हालांकि कई ऐसे वगैरह कई फ्रंट बने हुए हैं और भी लोग हैं, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि आप वहाँ पॉलिटिक्स इस तरह की होनी चाहिए कि जो छात्र नेता 24 घंटे कैंपस में रह के बच्चों की सेवा करेगा। क्योंकि देखो, गांव गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जब राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने जब एंट्री ली थी, हमें वाकई खुद को नहीं पता था कि कैसे हम एडमिशन लेंगे, कौन से काउंटर पे जाएंगे, कौन सा क्या होगा। ठीक है, अब आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आने वाले आदमी, जयपुर जैसे शहर में आप पहली बार आए, तो आदमी के एक मन में कल्पना भी रहती है चीज़, पता नहीं क्या होगा। तो जब कोई आदमी स्टूडेंट यहाँ आए और उनकी आप अच्छे से मदद कर पाते हैं, तो मैं समझ उससे बेहतर छात्र राजनीति कोई हो नहीं सकती। और आप 24 घंटे की राजनीति करोगे और छात्र हितों की राजनीति करोगे, भाई छात्र हितों की राजनीति कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, कैंपस का जो है क्या कमियां हैं, हॉस्टल में क्या चल रहा है, लाइब्रेरी में क्या चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है, ये तमाम जो मुद्दों को लेकर आप राजनीति करते हैं, राजस्थान की राजनीति करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप खड़ा कर लेंगे। और इसके अलावा भाई प्रदेश की और भी काफ़ी विश्वविद्यालय हैं, सब में राजनीति हो रही है। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सब में एक बड़ा अराजकता का माहौल बना हुआ है। अभी आप देखिए जोधपुर विश्वविद्यालय में किस तरह का एक जघन्य अपराध हुआ। ये छात्र राजनीति के लिए कलंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं, क्या जिस तरह देखा जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब नेताओं की एंट्री होने लगी है छात्र हितों के लिए, पर जो पिछली बार का जो चुनाव रहा
उसके अंदर आप ही के पार्टी के लोग ऐसा लगता है कि गुटबाजी करते नजर आ रहे थे, किसी के निर्दलीय के साथ में थे, और जो वहाँ से जो लड़की खड़ी होती उनके मतलब कुछ ना कुछ गुटबाजी नजर आ रही थी। कहीं लगता है कि एनएसयू की फाड़ टूट रही है। नहीं, छात्र राजनीति अब कौन जीता फिर? हाँ। जो जीता वो भी तो एनएसयू में है ना। हाँ। इससे बड़ी क्या बात होगी? इसका मतलब ये है कि हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा वास्तव में स्ट्रॉन्ग है। भाई निर्दलीय विधायक सॉरी वहाँ अध्यक्ष बना, वो भी तो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो भी तो एनएसयू में कहीं ना कहीं एनएसयू में आया ना। तो बात तो वही है ना कि विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई यहाँ वहाँ राजस्थान छात्र राजनीति में कोई पॉलिटिक्स के ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। वहाँ आप जितना 24 घंटे जितनी आप ग्राउंड में रह के मेहनत करेंगे, जितनी आप कैंपस से मेहनत करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप चोमू से तैयारी कर रहे हैं तो लगातार दो बार रामलाल शर्मा जी लगातार जीत रहे हैं जी। इस बार की क्या परंपरा है कि क्योंकि बात तो कांग्रेस सीट की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कांग्रेस को वोटर्स है और किस तरीके से आप वहाँ सीट पकड़ पाएंगे? क्या कुछ ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया है? देखो, घोषणा पत्र की तैयार करने की बात तो ये है कि अभी 2-3-4 महीने बच रहे हैं, कई मुद्दे और हैं जो हमें उनको कंक्लूज करना है। सब मुद्दों को ऐड करके जब एक साथ घोषणा पत्र बनाएंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं है? और रही बात जैसे आपने कहा कि हमारे जो विधायक साहब हैं उनके बारे में कह रहे हो आप, 2 बार बन गए, ठीक है, ये कहीं न कहीं एंटी कंपेंसी हो सकती है, कहीं न कहीं कांग्रेस एक कैंडिडेट जो पार्टी ने डिसाइड किया उनका मुद्दा हो सकता है, कहीं न कहीं जातीय समीकरण हो सकता है, तमाम जैसे मुद्दे हैं। मैं उन मुद्दों पे डायरेक्ट फैक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब की बात ये तय है। अच्छा भाई बीजेपी का वहाँ स्थिति बहुत खराब है, ये पहले भी स्थिति खराब ही थी, लेकिन आप जानते हो राजनीतिक समीकरण कई बार इस तरीके से घूम जाते हैं। उस राजनीतिक समीकरण में हमारे विधायक साहब ने गंगा नाली। अच्छा, तो अभी आपके साथ वहाँ आरएलपी की भी नेता हैं, वो भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरएलपी लगातार बोल रहे हैं कि हम 200 विधानसभा सीटों पर उतरेंगे और कांग्रेस सरकार इसको वहाँ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में। तो क्या लगता है आपको ऐसा? देखो, आरएलपी तो अब आप भी जानते हैं कितनी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पहले भी यही कहते थे वो लोग, लोकसभा में उन्होंने खूब कहा, फिर क्या रिजल्ट आया अभी सबके सामने है। देखो, जनता सब समझदार है, ठीक है, एक बार उन्होंने जीती यार, एक जातीय टैग लग के लोगों ने किस तरह का माहौल क्रिएट किया, वो एक अलग बात है। बाकी अब जनता जो है सब समझदार है, किस तरह का जनाधार उन लोगों का बढ़ना चाहिए था और कैसी विचारधारा के तहत लोगों ने वोट उनको दिए। भाई उनकी एक थीम थी कि हम युवाओं को लड़ेंगे, टोल मुक्त करवाएंगे, क्या नाम है, किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे। भाई तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में तो ये कार्रवाई कर लो, तुम्हारे जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तो तुम्हारा टोल माफ करवा लो। ठीक, आप पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी तो बाद में लेना, अभी तो तुम्हारे आपकी 3 विधायक हैं, अभी तो आपको मैच्योरिटी के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो करो। भाई आपको पहली बार आपके 3 विधायक क्यों आए? पहली बार 3 विधायक आने का कारण भी यही था कि ठीक है, लोगों को ये लगा कि यार एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे बीच आना चाह रहा है, जो गाँव गरीब मजदूर की बात कर रहा है। लेकिन अब लोगों को लग चुका है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी की बी टीम बन के काम करने वाले लोग हैं, एजेंडा बेस ये काम करने वाले लोग हैं। और ये एजेंडा बेस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी कुछ टाइम बाद आपको पता पड़ जाएगा कि एजेंडा बेस जो बी टीम जो मैं कह रहा हूँ ना, उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। अभी आपने एक पॉइंट पे कहा कि किसानों का कर्ज माफ, जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे, चुनाव से वक्त पहले कहा था कि आप 10 तक गिनिएगा, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर 90,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया था राजस्थान सरकार ने जब गहलोत ने शपथ ली थी उसके 7 दिन बाद। पर सर धरातल पे कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है। आप बताइए, सोसाइटी के जितने भी देखो क्राइटेरिया होता है कर्जा माफ करने का, 2 तरीके होते हैं। एक कर्जा होता है राष्ट्रीयकृत बैंक का और एक कर्जा होता है सोसाइटियों का। अच्छा, सोसाइटियों का 1 रुपये राजस्थान में किसी भी किसान का अगर बकाया हो तो हमें बता दीजिए। अब रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात, उनकी फाइलिंग इन्होंने करवाई। राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात में जब बात आती है ना, तब कहीं न कहीं सेंटर का भी एक मुद्दा होता है। अच्छा, सेंटर राजस्थान को कभी साथ देती नहीं है, वो चाहे ERC भी हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी भी हो। ERC में सर आपके कहीं मंत्री उसमें रुकावट लगा रहे हैं, ऐसे शेखावत जी के बयान आते हैं। तो शेखावत वो कह रहा हूँ ना, सेंटर की तो बात ही कर रहा हूँ मैं। भाई सेंटर की तो बात ही कर रहा हूँ, शेखावत जी रुकावट क्या लगे? शेखावत मंत्री है भाई, केंद्रीय जल मंत्री शेखावत जी हैं। अगर शेखावत वो आप ही के मंत्री को बयान लगाते हैं कि साहब वो ऐसा करते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं रुकावट लगाते हैं कहीं पास होने के लिए। मुझे एक बात बताइए, अगर वो चाहेंगे इम्प्लीमेंट करना तो रुकावट कैसे लग सकती है? भाई सेंटर की योजना अगर किसी स्टेट में जाएगी, किसी स्टेट की ये हिम्मत ही नहीं है, ये पॉलिसी में नहीं है, कई नियमों में नहीं है कि आप स्टेट जो है कि स्टेट या कोई भी मंत्री जो है बीच में रोक देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। आप उनकी मंशा ठीक नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल देखा नहीं क्या आपने,
जो कि मीटिंग में था कि साहब 65 जो 1000 करोड़ रुपए लाख रुपए दे दूंगा मैं, आप तो जो है राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राजनाथ जी को सीएम बनाओ। देख रहे थे तो उनकी वो मंशा है। ये ARCP के लिए कभी राजस्थान की जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते ये लोग। इन लोगों के इनका यही है कि मकसद ये है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट बनाओ, माहौल ऐसा क्रिएट करो, क्योंकि इनके जो पहले धर्म के नाम पे राजनीति करने के जो माहौल बनाते थे ना ये लोग, वो तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है इन चीज़ों को कि यार क्या होने वाला है। अब ये लोग नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। ARCP पे उन लोगों को बात करनी चाहिए कि राजस्थान बड़ा सूखा प्रदेश है और ARCP आने पे कई जिलों का भला हो जाएगा। और ARCP मैं बताऊँ इनकी श्री मंशा ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ ARCP लागू होना कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी लगातार नए नए अभियान ला रही है। अभी नए से अगर राजस्थान लाएगा तो, और पिछली दौर पे जन आक्रोश रैली लाए थे, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देने तैयार हो? अजय मुझे बताइए, ये नई से अगर राजस्थान से पहले इनका वो क्या लेके आए थे? जन आक्रोश रैली। जन आक्रोश रैली। कितना आक्रोश देखा आपने राजस्थान में? एक सभा ऐसी बता दीजिए राजस्थान में जो इनकी अच्छी मतलब भीड़ आई हो या सक्सेसफुल हो, एक बता दीजिए मुझे आप। जब प्रदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ इनका आंदोलन नहीं हो पाया है, तो ये कहाँ कर पाएंगे आंदोलन? काहे का आक्रोश? इनके खुद की आक्रोश है। वो ये एक तो ऐसा होता है कि मंच पे गजेंद्र सिंह बैठे, उधर कहते पुण्य जी के मुझे बैठा हो, वसुंधरा फिर उन दोनों को पीछे खींचती है, फिर अब CP जोशी नए बीच में आए खड़े हो गए, तो इनकी खुद का आक्रोश है। और पब्लिक कहती है कि नहीं सहेगा राजस्थान। अच्छा, पब्लिक ये कहती है, इनका ये खुद का आक्रोश है इन लोगों का, और पब्लिक ये कहती है कि नहीं सहेगा राजस्थान। अब आप रहने दीजिए। क्या लगता है अब क्यूआर का जो बीजेपी ने बोल रही है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? अच्छा, पेपर लीक पहले नहीं हुआ? पेपर लीक पहले नहीं हुआ क्या? उनको ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आप किस मुंह से बात करते हैं। आपकी सरकार में पेपर लीक हुए, आपने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी सरकार में पेपर लीक हुए नहीं होने चाहिए, ये गलत परंपरा है। लेकिन हमने कानून बनाया, तुरंत कार्रवाई करी, और हो सकता है या तो आज कानून आ गया होगा या आ जाएगा। कानून आने वाला है। अच्छा। तो इतना कठोर कानून आएगा। अच्छा। कि मैं कह रहा हूँ पूरे देश में एक अपने आप में नजीब एक उदाहरण पेश होगा राजस्थान के लिए कि राजस्थान ने पेपर माफिया के लिए क्या कानून लेके आए हैं। अब बीजेपी वाले बार बार चीज़ों कहते हैं, अरे भाई चलो ठीक है, आपका क्या एजेंडा है जो इसको बंद कर पाओगे? करा लो यूपी में, MP में करवाइए, गुजरात में करवाइए। गुजरात में तुम्हारी पहले भर्ती निकलती नहीं है, अभी एक भर्ती निकाली थी, पूरी भर्ती कैंसिल करनी पड़ी, पूरा पेपर ही आउट हो गया पहले ही। तो अब ये तो प्रोपेगेंडा राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका मकसद ठीक नहीं है। तो CM चेहरा का नाम बता दीजिए, कौन है अगली बार? कांग्रेस से, बीजेपी से? कांग्रेस से, आप ही के पार्टी से? पार्टी जो डिसाइड करेगी, तो भाई पार्टी जो डिसाइड करेगी, हमारी अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा है। पार्टी जो डिसाइड करेगी। नहीं, चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये हमारी परंपरा नहीं थी राजस्थान में, कभी भी नहीं थी। तो कभी भी कांग्रेस से CM पर डिक्लेयर नहीं करती है। तो कितनी सीटें मानते हो क्या? किस अपनी 200 विधानसभा कांग्रेस की? कांग्रेस की सीट जो 56। तो बीजेपी तो कह रही है ना, बीजेपी भी बोल रहे हैं 156। हाँ, तो अधिकार है सबको। लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने, जो सबको बोलना चाहिए। लेकिन हम 156 लाएंगे। अच्छा, तो चौमू विधानसभा के लिए क्या बड़ी घोषणा करने वाला है आज हमारे दर्शकों? नहीं, घोषणा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ, जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक तो मैं तो घोषणा करूंगा, तो फिर मेरे बीजेपी में क्या अंतर है? तो जनता के लिए पहले आप कुछ तो आइए। बिल्कुल, चौमू के लिए कई विजन है भाई। जैसे कि चौमू के लिए एक तो पानी का सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क करेंगे। और मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टो ये रहेगा कि मैं पानी के लिए वर्क करूँ, और मुझे अगर पार्टी मौका देती है और चौमू विधानसभा की जनता जनार्दन मेरे पे आशीर्वाद रखती है, तो मेरा ये प्रण होगा कि मैं पानी ला के ही विधानसभा में जाऊंगा। अच्छा। अगर पहली विधानसभा में तो मेरे को इसलिए जाना पड़ेगा कि मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा जिस दिन चौमू में पानी नहीं आ जाएगा। अच्छा। ये मेरी पहली योजना, पहली घोषणा है, मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। दूसरी योजना, मेरे यहाँ जयपुर के बहुत नज़दीक है चौमू, लेकिन फिर भी आज एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। अच्छा। मेरा एक मकसद है कि मैं हर गांव में काउंसलिंग सेंटर खोलूँगा। अच्छा भाई, देखो गांव में क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार बच्चा 12th पास के बाद में क्या करेगा, तो एक काउंसलिंग के लिए मैं पहले से वहाँ एक काउंसलर रखूँगा। वो जो उस बच्चे की एबिलिटी पहचानेगा कि आपको साइंस लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा। तो उन चीज़ों के लिए काउंसलिंग है। आज ही हाईटेक लाइब्रेरी लेनी है गाँव में। अच्छा। तो मेरा एक मकसद ये रहेगा कि मैं गांव लाइब्रेरी लाऊं। आज भी
जैसे होने चाहिए वैसे गांव में स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभावग्रस्त प्लेयर इसलिए बन जाते हैं कि किसान वर्ग के लोग हैं, सब लोग तो ऐसे में स्टेडियम में नहीं पहुंच पाते। तो मेरी एक दिली तमन्ना है कि अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो हर 10 किलोमीटर में एक अच्छा स्टेडियम होगा जिसमें नेशनल प्लेयर होंगे, और मैं वहाँ नेशनल प्लेयरों से सेवा दिलवाऊँगा। हर गेम का एक कोच होगा, वो करेगा। एक योजना मेरी ये है, जैसे मान लो सरकारी 2-3 कॉलेज मेरी वहाँ बनी हुई है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनसे वाकई रोडवेज बस कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब है कनेक्ट तो है, लेकिन वो जैसे मान लो कोई अगर सुबह जल्दी आ गई तो फिर वो शाम को लेट तक पहुँचती है। तो मेरी मंशा ये है कि बीच में जो जैसे मान लो हमारी लड़कियाँ हैं तो कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में तो बेसिकली बस कोई लगाता नहीं है। तो मेरी मंशा, हालांकि कई गांव, लगभग तो मेरे गांव सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे कई गांव हैं मेरे, जैसे चोमू से लेके गुड़लिया तक सुबह शाम 1-2 बस चलती हैं। गोविंदगढ़ से लेके जैसे ये सांदरसर आ गया, हस्तेरा है, आस्ती है, आड़ेसर है, ये जो गांव है ना, सर्किल जो बने हुए हैं, इन गाँव में भी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मेरा एक विचार है कि मैं जनरली यातायात जो सुविधा है उसको मैं और बेहतर कर सकूँ। और भी ऐसे तो कई बहुत मुद्दे हैं, मंडी को लेके हैं, कृषि उपज मंडी है, क्योंकि मेरा चोमू मीठे पानी के लिए बड़ा फेमस है। अच्छा। सब्जी और फल के लिए बहुत फेमस है चोमू। तो एक हाईटेक मंडी हो है, जो जहाँ पूरा देश ये समझे कि वाकई चोमू जो है जिस नाम के लिए जाना जाता है, क्योंकि अभी भी उदासीनता है मंडी में। भाई मंडी में जो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ रहती है, जिस प्रकार का मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हाईटेक मंडी हो। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके से मंडी मतलब बनाई जाए। हालांकि मैं गया भी हूँ इस कृषि एग्रीकल्चर को रिसर्च करने के लिए, मैं नाइजीरिया वगैरह 1-2 बार मैंने विजिट भी किया है। मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें तब आएगी जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझ पर होगा। अभी देखा गया है कि रामलाल जी ने एक बड़ा जनाक्रोश सभा की थी अपने जन्मदिन के अवसर पर भी, काफ़ी भीड़ दिखी उसके अंदर। काफ़ी का मतलब कैसे? मतलब काफ़ी भीड़ दिखी है कि उनके समर्थन में लग रहा था कि अब तो पूरा लावा लाजमी निकल रहा था। देखो, रामलाल जी ने जिस जगह भीड़ इकट्ठी करी, पहले तो वो जो जगह थी, वो जगह वो एक चौपाल के लिए बनाई जाती है। अच्छा। जब अपन चौपाल करते हैं ना, भाई चलो गांव के 5 पटेल बैठ गए, 5-10 लोग और आ गए, हुक्का चल रहा है, वो जगह वही थी। अच्छा। अब उसमें जन आक्रोश कैसे हो गया? अब जन आक्रोश जो वर्ड इन्होंने चूज किया है, उसे तो ये लगता है कि पता नहीं मतलब चोमू पूरा जाम हो जाएगा और चोमू के जो यातायात जो बाधित हो जाएगा और जो लोग बिल्कुल सड़कों पे रहेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तब एक सीमित दायरे में भीड़ तो थी। उसको शक्ति प्रदर्शन तौर पर देखा जाए, एक शक्ति प्रदर्शन करने की उनको जरूरत कहाँ पड़ रही है? अच्छा, भाई उनको जरूरत कहाँ पड़ेगी जब सिटिंग एमएलए आप हो, पिछली बार के एमएलए आप रहे। शक्ति प्रदर्शन की जरूरत आपको करनी नहीं चाहिए। आपको शक्ति क्या क्यों करोगे भाई? आप तो एमएलए हो, आपके काम का नहीं क्षेत्र में जाके भाई आपने क्या अच्छा किया है ये पब्लिक को पता ही है, और बुरा किया तो पब्लिक के सामने माफी मांगिए। तो मतलब ये हमारे साथ चोमू से कांग्रेस के नेता हैं और वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, और इस बार के चुनाव को लेकर काफ़ी हमने बड़ी लंबी चर्चा की कि आने वाले दिनों में चोमू के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। साफ तौर पे देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने चोमू में जो विकास को लेकर जो दावे किए हैं, पानी को लेकर हो या मंडी को लेकर हो, जो वहाँ की व्यवस्था को लेकर हो, लगातार जो वहाँ की जो वर्तमान विधायक है उनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और हमने प्रदेश की जो राजनीति बनी हुई है उनको लेकर खास चर्चा की, क्योंकि सुरेश जी खुद यादव है और राजस्थान यूनिवर्सिटी निकलते हुए प्रदेश के मुख्य धारा में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छात्र राजनीति से निकल कर अब धरातल पर उतरकर लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री साहब भी बोलते हैं कि आप मांगते थक जाओगे और मैं नहीं थकूंगा। तो इसी को गणित को लेकर अब सुरेश जी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं जनता से संवाद करने की, क्योंकि अब जनता तक जाना है और सरकार रिपीट कराना है। इसी को लेकर हमारे साथ आज जुड़े थे सुरेश यादव जी। के साथ हमारा समाचार जयपुर। राजस्थान के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती नजर आ रही हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी, क्योंकि दोनों पार्टी की जो टक्कर है वो सीधे तौर पे देखी जा रही है। जहां जयपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों ही पार्टियों की जो दौरे हैं लगातार जारी हैं। पर जहां देखा ही जा रहा है कांग्रेस के अंदर सीएम को लेकर जबरदस्त टक्कर लगी हुई है, और वहीं बीजेपी के अंदर सीएम जरा भी सामने नहीं आया। हमारे साथ बातचीत के लिए आज चोमू से कांग्रेस के नेता सुरेश यादव हमारे साथ मौजूद है, जो प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के नेता भी हैं और वहां से दावेदारी कर रहे हैं। और इनकी शुरुआती दौर अगर बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर छात्र नेता राजनीति से लेकर अब धरातल की जो मुख्य धारा राजनीति है वहां शुरुआत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत साहब जी। थैंक यू। सुरेश जी, कांग्रेस में जो माहौल देखा जा रहा है, पहला सवाल हम जो लेंगे, गुटबाजी का देखा जा रहा है। क्या ये गुटबाजी क्या धरातल पर भी दिख रही है कि कई बार आप जाते होंगे कि पायलट गुट के लोग होंगे, गहलोत साहब गुट के लोग होंगे, तो क्या इसको आने वाले चुनाव में नुकसान होने वाला है? नहीं, देखो गुटबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ठीक है, पार्टी है, सरकार है, तो हमेशा आप जानते हैं कि सरकार जब होती है तो कैसी योजनाओं को पहुंचाया जाए, और विचारधारा तो एक है। भाई आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी, विचारधारा एक है, और विचारधारा के बीच अगर एक घर में कोई कलह हो भी जाता है, कुछ अगर मान लो मनमुटाव हो भी जाता है, तो हमारे एआईसीसी के लोगों ने मिल बैठ के संभला दिया और सब कुछ बिल्कुल शांत है। आप देख रहे हैं अभी कल भी जो लिस्ट आई है उसमें भी पायलट साहब का नाम है, गहलोत साहब का नाम है, तो ये सब कुछ बिल्कुल सही है। ये प्रोपेगेंडा के तहत जो विपक्षी लोग हैं उनका एक आभा मंडल बनाने का तरीका है, ऐसा कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लगातार 4-5 साल से देखा जा रहा है, चुनाव का अंत आने वाला है, पर जो आप कह रहे हैं कि परिवार का है मसला, हम परिवार बैठ के सुलझाएंगे, पर अभी तो सुलझा दिख नहीं रहा साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना भाई, ऑफिशियल बयान आ चुका है अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, हमारे एआईसीसी की तमाम जो वेणुगोपाल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब ने जब मीटिंग कर ली और सबका ऑफिशियली बयान आ चुका है, पूरी मीडिया में बाइटें आ चुकी हैं कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल है, और राजस्थान में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए राजस्थान की कितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेके विपक्ष जो है कुछ कर नहीं पा रहा है। भाई आज देखिए राजस्थान में विपक्ष क्या हाल है, एक सिंगल मुद्दा ऐसा नहीं है जो 5 साल में खड़ा कर पाए राजस्थान में। अच्छा। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है, बचा ही नहीं है। ये लोग रोड पे मतलब इन लोगों के पास लोग ही नहीं रोड पे आएंगे, ऐसी कोई मुद्दा ही बचा ही नहीं है जो हमारा विरोध कर पाएंगे। तो इनके अब है क्या है कि विरोध करने के लिए कोई तरीका है नहीं, क्योंकि विकास के इतने आयाम गहलोत सरकार ने छू दिए। तो अब इनको ये लगता है कि यार आखिर हम करें क्या, तो अब इनको ये लग रहा है कि यार ये बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कि साहब इनके जो है इनके कला हो रही है, पायलट साहब सीएम बनना चाह रहे हैं, गहलोत सीएम बनना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल। जबकि ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सीएम है कौन, कितने सीएम बन के बैठे हैं। आप सब, आपको मीडिया के लोग और आप जानते हैं, इसको अच्छे से रिसर्च करके देखना कि वहाँ कितनी ज़्यादा कला है सीएम को लेके। रोज उनके केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रचार करने आ रहा है। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अभी स्टेट के चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई और लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आप इसी से आभास कर लीजिए कि राजस्थान की क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या स्थिति है। गहलोत साहब बोलते हैं कि हमने जो जन कल्याणकारी योजना लाए हैं वो जनता तक बेनिफिट हो रही है और जनता में आशीर्वाद देगी। पर जिस तरीके से अभी बीजेपी के सभी नेता मिलके एक बैठक की और उसमें एक स्लोगन निकाला कि नहीं सहेगा राजस्थान, जो कांग्रेस सरकार में जो हुए हैं उसके खिलाफ अब बीजेपी एकजुट है और अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को तैयार है। देखो, ये प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है। ये कभी लेके आएंगे शाइनिंग इंडिया, अच्छा, कभी लेके आएंगे परिवर्तन राजस्थान, कभी नहीं से। अगर सहेगा क्या, आपको नहीं सहना चाहता राजस्थान, तो राजस्थान के लोग तो जो है बीजेपी के लोगों को नहीं सहना चाहते हैं। आपके जो कल है, आप नहीं सहेगा राजस्थान के स्लोगन लेके शर्म आनी चाहिए। देश के जो केंद्रीय मंत्री हो आप, मैं बात कर रहा हूँ गजेंद्र सिंह की, हजारों लाखों लोग संजीवनी घोटाले में फंसे पड़े हैं, उन लोगों के पैसे दिलाइए। राजस्थान तो ये कह रहा है कि आपकी जो जिस प्रोपेगेंडा के तहत बड़ा घोटाला आपने किया, उस घोटाला को उजागर करिए। बेचारे उन जो गरीब लोग हैं उनके पैसे के आपने अटका दिए, उनको पैसे दिलाइए। राजस्थान की जनता तो ये कहना चाहती है। और वो लोग कहते हैं अरे क्या नहीं सहेगा, राजस्थान में सब कुछ ऑलवेज वेल है। राजस्थान की योजनाएं आप देखिए, जीने से लेकर मरने तक की योजनाएं लागू कर दी। अच्छा। राजस्थान में और क्या चाहिए। पर ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार की बात करो, करिए, गरीबों के लिए करिए, आप आम लोगों के तक जो महिलाओं के लिए करिए, हर क्या नहीं दिया राजस्थान में, हर योजनाएं लागू है। और अब देश की और राजस्थान की जनता और चाहती है कि आने वाले टाइम में ये योजनाएं इससे और बेहतर दुरुस्त कैसे हो सकती है, इसके लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। अभी बीजेपी महिला मोर्चा ने थाईनाथ आंदोलन किया कि महिलाओं के साथ यहाँ लगातार बलात्कारी घटनाएं हो रही है, रेप लगातार बढ़ रहे हैं, और कहीं जो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है पूरे देश के अंदर कि राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है बलात्कार के मामले में। तो वहीं आपके जो मंत्री हैं विधानसभा में खड़े के बोलते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। देखो मेरी बात सुनिए, किसी आदमी का या किसी भी पार्टी के मेंबर का ये पर्सनल बयान हो सकता है, ये ऑफिशियल बयान नहीं हो सकता। पर विधानसभा में खड़े होकर बात करिए, हाँ, वो उसका पर्सनल बयान हो सकता है। उसके बाद में उनका क्या प्रतिक्रिया थी आप उनके बारे में सुन लीजिए। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया की उन्होंने माफी मांगी कि ठीक है मैंने जो कहा गलत कहा। अब रही बात आप करें कि देश में जो है राजस्थान 1 नंबर पे है, ये सिर्फ एक मिनट बात है। यूपी की क्या हाल है पता है आपको, कितनी बुरी जोर से यूपी गुजर रहा है। भूल गए आप उन्नाव कांड को, हाथरस कांड को, और जो क्या नाम चिन्मय अमन कांड को, इतने जघन्य कांड जो कर रहे हैं देश के। और ज्यादा बात क्या कर रहे हो आप, कल की बात देखिए मणिपुर में क्या हुआ। मतलब पूरी दुनिया की नजरें उस मणिपुर के कांड पे टिकी हुई है। पहले तो पूरा मणिपुर जल चुका है, उनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। मणिपुर जो स्टेट है, हजारों लोग अब तक मर चुके हैं। ठीक है उन दो समुदाय के बीच युद्ध था, चलो ठीक है कैसे वो लोग मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन कल जो घटना हुई
हालांकि वो घटना तो पिछले 70 दिन से पहले की बता रहे हैं वो घटना, लेकिन कल उसका जो वीडियो फुटेज जो आ रहे हैं, किस प्रकार से 2 औरतों को पहले उनके परिवार को खत्म किया जाता है, उसके बाद उन दोनों औरतों को नंगी जो है कि उनका नग्न प्रदर्शन करके और जो है चौराहे से उन लोगों को घुमाया जा रहा है, पीछे से भीड़ जो है उनको घुमा रही है। आप कल्पना करके सोच सकते हैं कि हमारे देश का पार्ट है मणिपुर, और उस देश में इस तरह के हालात हैं और बात करते हैं वो लोग राजस्थान की। पर राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो झकझोर देने वाली है, चाहे जो रक्षक करने वाला है वही रक्षक बन रहा है, और लगातार 2 या 3 दिन में ऐसी घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं एक महिला के साथ 3-4 पुरुष है वो मिलकर कुछ ना कुछ गलत करते जा रहे हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए मेरी बात बताऊँ सुरेंद्र जी, मेरी बात सुनिए आप। देखो घटना हो रही है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, और वाकई घटना देखो नहीं होनी चाहिए, गलत है। जोधपुर का जो कांड हुआ मुझे पता है, आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं, लेकिन जोधपुर में जो कैंपस में कांड हुआ, जोधपुर कैंपस में कांड हुआ, हमने तुरंत मतलब 2 या 3 घंटे बाद में हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। अच्छा, तुरंत। आप सोचिए, जिस मणिपुर की घटना को लेकर 70 दिन हो चुके हैं और जिसको लेके पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, अभी तक एक आरोपी चिन्हित किया उन लोगों ने। हमने 2 घंटे में आरोपी को मतलब सड़कों के पीछे डाल दिया, और फिर सबसे बड़ी बात कि उनका मकसद क्या था। वहाँ से जो एबीपी के लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से एबीपी का जो छात्र संगीत अपेक्स की तैयारी कर रहा है, वो लोग उनके प्रचार में आए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता वो लोग हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ऐसी गंदी राजनीति हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी हुआ इस तरह की जो है घटना नहीं होनी चाहिए राजस्थान में, हमारा मकसद ये होना चाहिए। लेकिन वो लोग किस मुँह से बोल देते हैं, जो लोग 70 दिन से एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए, 2 महिलाओं को नंगा घुमाना, उनके परिवार को पूरे खत्म करके, आप कल्पना करके देखिए किस तरह के बुरे हालात है देश के। आप छात्र राजनीति दौर से निकले हैं, अब मुख्यधारा राजनीति में आ रहे, लगातार पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं चौमू विधानसभा के अंदर आप एक्टिव नजर आते हैं। इस साल क्या गणित रहने वाला है कि सरकार वापस रिपीट होने की बार बार कांग्रेस के नेतृत्व दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का कई दशकों से माहौल बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे पूरा? ये ट्रेड 100% छूटेगा। अब क्या राजस्थान में ऐसा जो पीछे का ट्रेड बना हुआ है वो कभी ऐसा नहीं रहेगा। राजस्थान में जो जैसी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है, ऐसी योजनाएं तो कभी पहले आई थी, और क्यों राजस्थान की जनता ये चाहती है कि इन कल्याणकारी योजनाओं को अगर अपने लगातार इम्प्लीमेंट करना है, लगातार ये योजनाएं चालू रखनी है, तो स्वाभाविक बात है सरकार को रिपीट करनी है। और आप देख लीजिए लगातार जितने भी सर्वे हो रहे हैं, मीडिया के लोग जो सर्वे करवा रहे हैं, उसमें 99% रिपीट कांग्रेस सरकार हो रही है। पर कहीं बीजेपी के लोग, आपने उस दिन का बयान सुने होंगे, तो कई बोलते हैं कि हमारी ही योजनाएं थी, गहलोत सरकार ने वो योजनाओं का नाम बदलकर ही जनता को सौंप दी। नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि योजनाएं तो लाने वाले ही जो है कांग्रेस सरकारें रही हैं। उनकी योजनाएं थी कहाँ? उन्होंने इंदिरा गांधी जो आवास योजना का नाम चेंज कर दिया, संजय गांधी जो आवास योजनाओं का नाम चेंज कर दिया है, उन्होंने क्या चेंज नहीं किया? ये ऐसी बातें तो वो लोग कर ही नहीं सकते। आप ये मान के चलना, सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कांग्रेस ने बढ़ाई है, इन तो नाम चेंज करने और बेचने के लिए वो काम क्या किया है? एक भी नाम बताइए जो हमने चेंज किया हो, सिंगल नाम तो बताइए भाई। प्रोपोगेंडा आप कब तक करेंगे? राजस्थान की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। ये लोग जो गुमराह करने की राजनीति करते हैं वो टाइम गया। पहले एक टाइम था जब गुमराह करके लोग जो राजनीति करते, कभी धर्म के नाम राजनीति कर ली, कभी किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति कर ली है, कभी मजहब के नाम पे राजनीति कर ली। और आजकल एक नया प्रोपेगेंडा और लेके आए ये लोग, जातिगत राजनीति और करने लगे हैं। ये जो जैसे ओबीसी है, जनरल है, इनको डिवाइडेशन बोल लाने लगे ये लोग, तो जातीय समीकरण और बैठा रहे हैं ये लोग। ताकि राजस्थान की जनता समझदार है और ये कतई नहीं होगा। तो क्या लगता है आपका पूरा मूड बना लिया कांग्रेस ने किया, वापस आने वाले? बिल्कुल, ये तो राजनीतिक जो है लोकतंत्र है, देश का सबसे लोकतंत्र है। और ये तो परंपरा होती है कि जब भी चुनाव होंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से मैदान में जाएगा, और कांग्रेस स्वाभाविक चीज़ है, पूरी मजबूती चुनाव लड़ेगी। पर जिस तरीके से सुरेश जी आप ही के मंत्री के विधायक के बयान आते हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, कल आपने ओसे एक विधायक का भी बयान सुना होगा, तो क्या लगता है कि आपने बोला कि परिवार का मामला है, परिवार सुलझा लेंगे, पर जिस तरीके से बाहर आके वो बयान देते हैं, तो कहने ऐसा लगता है कि जो परिवार की फूट है बाहर निकल के आ रही है? कभी बीजेपी में से आया? कभी बीजेपी में सुना आपने ऐसा बयान? नहीं आया ना। ये हमारे कांग्रेस की इतनी अच्छी लोकतंत्र परंपरा है, आप सोच सकते हैं हमारे आंतरिक लोकतंत्र। पर इससे वोट नहीं टूट रहे क्या बीजेपी? मतलब नहीं है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र आप सोच के देखिए। बीजेपी में किसी की हिम्मत है क्या बोल के दिखाओ? किसी अध्यक्ष के खिलाफ है, किसी पर मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल के बताओ आप। हमारे आप ये देखिए, मतलब लोकतंत्र की कितनी अच्छी परंपरा है कि चुनाव आयोग जो है जनप्रतिनिधि वो बोलेगा भाई, अगर गलत है तो बोलेगा, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्यों आपके विधायक है वो जाके बैठ जाते हैं, मानेसर जाके बैठ जाते हैं 14 विधायकों के साथ, और कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता है कि उन्हें सुलझाने के लिए दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं कि आप
समझिए। वो तो चैप्टर पूरा हो गया ना, उस पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए अपन को। तो बस चर्चा तो उसके बाद तो पूरा सरकार जो है 5 साल चली गई, सारी योजनाएं आ गई हैं। तो अभी आपके ही जो पायलट साहब है वो यात्रा करके आया था अजमेर से जयपुर तक। हाँ, उसके बाद पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मामला हुआ। बिल्कुल हुआ, तो उन्होंने मुद्दा गलत क्या उठाया? गद्दा पेपर लीक तो गहलोत आप ही की सरकार में हुआ ना। मुझे एक बात बताइए, पेपर लीक होना मतलब ये इंगित नहीं करता है कि सरकार करवा रही है। भाई ये कैसे कह सकते हैं सरकार करवा रही है? कार्रवाई तो करे। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं ना, पर जो मुख्य आरोपी जो कार्रवाई राजस्थान में पेपर लीक हुई है पूरे देश में कहीं नहीं हुई है। जो नियम राजस्थान ने बढ़वाए हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं है। आप देखिए, यूपी पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, एमपी पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? आज तक कार्रवाई नहीं। हमने जिन पेपर लीक हुआ, जो सरगना पकड़ा गया, उनकी संपत्ति जब्त की, उनके घर पे बुलडोजर चले। सर मुख्य आरोपी दूर है भी नहीं, मुख्य आप लोगों को मालूम है वो कौन है क्या है, नहीं, पर वो उस तरह के नाम सामने नहीं आ रहे। पर क्योंकि लगातार जिस तरीके से किरोड़ी जी ने दस्तावेज उपलब्ध कराया ईडी को या कोई भी हो, पर वो मुख्य आरोपी हैं वो भी दूर बता रहे हैं। देखो, किरोड़ी जी का काम ही है। भाई किरोड़ी जी का क्या है, खुद चुनाव हार चुके हैं, पार्टी उनको तो दे नहीं रही। तो किरोड़ी जी का एक मसला ये है कि उनको एक्टिव रहना है, लाइमलाइट में रहना है। अच्छा, तो किरोड़ी जी का ठीक है, कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन किरोड़ी जी को मेरा एक निवेदन ये है कि बहुत सीनियर लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन उनको अच्छी और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके युवाओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। अपने युवाओं की बात की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन आने वाले हैं, आप खुद भी वहाँ से निकले हैं 2007 से लेकर और कहीं 10 सालों तक सफर तय किया है। खैर आपके वो रहे कि उस दौरान चुनाव नहीं हुए 5 साल तक जी। क्या किस तरह के देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शुरुआत राजनीति की वहीं से होती है छात्रों के लिए। बिल्कुल होती है। सफर किस तरह आपने तय किया, क्योंकि आज का जो माहौल बना हुआ अराजकता का, उस दौरान भी कुछ कारणों से वो चुनाव रुक गए थे, तो आज से कैसा माहौल देखते हैं युवाओं के लिए? देखो, छात्र राजनीति एक अच्छी परंपरा है। उस राजनीति को अपने किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, सबसे बड़ी अहम बात यह है। देखो, छात्र राजनीति मूल पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। उसमें कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी जो मेन विचारधारा होती है, विचारधारा के लोग वहाँ हो सकते हैं, बाकी वो दोनों पार्टियां सीधी रोल नहीं करती है, क्योंकि दोनों, एक पार्टी एनएसयू है, एक पार्टी एबीपी, और हालांकि कई ऐसे वगैरह कई फ्रंट बने हुए हैं और भी लोग हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आप वहाँ पॉलिटिक्स इस तरह की होनी चाहिए कि जो छात्र नेता 24 घंटे कैंपस में रह के बच्चों की सेवा करेगा। क्योंकि देखो, गांव गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जब राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने जब एंट्री ली थी, हमें वाकई खुद को नहीं पता था कि कैसे हम एडमिशन लेंगे, कौन से काउंटर पे जाएंगे, कौन सा क्या होगा। ठीक है, अब आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आने वाले आदमी, जयपुर जैसे शहर में आप पहली बार आए, तो आदमी के एक मन में कल्पना भी रहती है चीज़, पता नहीं क्या होगा। तो जब कोई आदमी स्टूडेंट यहाँ आए और उनकी आप अच्छे से मदद कर पाते हैं, तो मैं समझ उससे बेहतर छात्र राजनीति कोई हो नहीं सकती। और आप 24 घंटे की राजनीति करोगे और छात्र हितों की राजनीति करोगे। भाई छात्र हितों की राजनीति कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, कैंपस का जो है क्या कमियां हैं, हॉस्टल में क्या चल रहा है, लाइब्रेरी में क्या चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है, ये तमाम जो मुद्दों को लेकर आप राजनीति करते हैं, राजस्थान की राजनीति करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप खड़ा कर लेंगे। और इसके अलावा भाई प्रदेश की और भी काफ़ी विश्वविद्यालय हैं, सब में राजनीति हो रही है। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सब में एक बड़ा अराजकता का माहौल बना हुआ है। अभी आप देखिए जोधपुर विश्वविद्यालय में किस तरह का एक जघन्य अपराध हुआ। ये छात्र राजनीति के लिए कलंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं, क्या जिस तरह से देखा जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब नेताओं की एंट्री होने लगी है छात्र हितों के लिए, पर जो पिछली बार का जो चुनाव रहा उसके अंदर आप ही के पार्टी के लोग ऐसा लगता है कि गुटबाजी करते नजर आ रहे थे, किसी के निर्दलीय के साथ में थे, और जो वहाँ से जो लड़की खड़ी होती उनके मतलब कुछ ना कुछ गुटबाजी नजर आ रही थी। कहीं लगता है कि एनएसयूआई की फाड़ फूट रही है? नहीं, छात्र राजनीति अब कौन जीता फिर? जो जीता वो भी तो एनएसयूआई में है ना। इससे बड़ी क्या बात होगी? इसका मतलब ये है कि हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा वास्तव में स्ट्रॉन्ग है। भाई निर्दलीय विधायक सॉरी वहाँ अध्यक्ष बना, वो भी तो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो भी तो एनएसयूआई में कहीं ना कहीं एनएसयूआई में आया ना। तो बात तो वही है ना कि विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई यहाँ वहाँ राजस्थान छात्र राजनीति में कोई पॉलिटिक्स के ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। वहाँ आप जितना 24 घंटे जितनी आप ग्राउंड में रह के मेहनत करेंगे, जितनी आप कैंपस में मेहनत करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप चौमुख से तैयारी कर रहे हैं तो लगातार दो बार रामलाल शर्मा जी लगातार जीत रहे हैं जी। इस बार की क्या परंपरा है कि क्योंकि बात तो कांग्रेस सीट की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कांग्रेस को वोटर्स है और किस तरीके से आप वहाँ सीट पकड़ पाएंगे? क्या कुछ ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया है?
देखो घोषणा पत्र की तैयार करने की बात तो ये है कि अभी 2-3-4 महीने बच रहे हैं, कई मुद्दे और हैं जो हमें उनको कंक्लूज करना है। सब मुद्दों को ऐड करके जब एक साथ घोषणा पत्र बनाएंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं है। और रही बात जैसे आपने कहा कि हमारे जो विधायक साहब हैं उनके बारे में कह रहे हो आप, 2 बार बन गए, ठीक है, कहीं न कहीं एंटी कंपेंसी हो सकती है, कहीं न कहीं कांग्रेस एक कैंडिडेट जो पार्टी ने डिसाइड किया उनका मुद्दा हो सकता है, कहीं न कहीं जातीय समीकरण हो सकता है, तमाम जैसे मुद्दे हैं। मैं उन मुद्दों पे डायरेक्ट फैक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब की बात ये तय है। अच्छा भाई बीजेपी का वहाँ स्थिति बहुत खराब है, ये पहले भी स्थिति खराब ही थी, लेकिन आप जानते हो राजनीतिक समीकरण कई बार इस तरीके से घूम जाते हैं। उस राजनीतिक समीकरण में हमारे विधायक साहब ने गंगा नाली। अच्छा, तो अभी आपके साथ वहाँ आरएलपी की भी नेता हैं, वो भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरएलपी लगातार बोल रहे हैं कि हम 200 विधानसभा सीटों उतरेंगे और कांग्रेस सरकार इसको वहाँ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में। तो क्या लगता है आपको ऐसा? देखो आरएलपी तो अब आप भी जानते हैं कितनी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पहले भी यही कहते थे वो लोग, लोकसभा में उन्होंने खूब कहा, फिर क्या रिजल्ट आया अभी सबके सामने है। देखो जनता सब समझदार है, ठीक है, एक बार उन्होंने जीती यार, एक जातीय टैग लग के लोगों ने किस तरह का माहौल क्रिएट किया, वो एक अलग बात है। बाकी अब जनता जो है सब समझदार है, किस तरह का जनाधार उन लोगों का बढ़ना चाहिए था और कैसी विचारधारा के तहत लोगों ने वोट उनको दिए। भाई उनकी एक थीम थी कि हम युवाओं के लिए लड़ेंगे, टोल मुक्त करवाएंगे, क्या नाम है, किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे। भाई तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में तो ये कार्रवाई कर लो, तुम्हारे जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तो तुम्हारा टोल माफ करवा लो। ठीक, आप पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी तो बाद में लेना, अभी तो तुम्हारे आपकी 3 विधायक हैं, अभी तो आपको मैच्योरिटी के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो करो। भाई आपको पहली बार आपके 3 विधायक क्यों आए? पहली बार 3 विधायक आने का कारण भी यही था कि ठीक है, लोगों को ये लगा कि यार एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे बीच आना चाह रहा है, जो गाँव गरीब मजदूर की बात कर रहा है। लेकिन अब लोगों को लग चुका है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी की बी टीम बन के काम करने वाले लोग हैं, एजेंडा बेस ये काम करने वाले लोग हैं। और ये एजेंडा बेस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी कुछ टाइम बाद आपको पता पड़ जाएगा कि एजेंडा बेस जो बी टीम जो मैं कह रहा हूँ ना, उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। अभी आपने एक पॉइंट पे कहा कि किसानों का कर्ज माफ, जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे, चुनाव से वक्त पहले कहा था कि आप 10 तक गिनती गिनिएगा किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर 90,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया था राजस्थान सरकार ने जब गहलोत ने शपथ ली थी उसके 7 दिन बाद। पर सर धरातल पे कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है। आप बताइए, सोसाइटी के जितने भी देखो क्राइटेरिया होता है कर्जा माफ करने का, 2 तरीके होते हैं। एक कर्जा होता है राष्ट्रीयकृत बैंक का और एक कर्जा होता है सोसाइटियों का। अच्छा, सोसाइटियों का 1 रुपये राजस्थान में किसी भी किसान का अगर बकाया हो तो हमें बता दीजिए। अब रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात, उनकी फाइलिंग इन्होंने करवाई। राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात में जब बात आती है ना, तब कहीं न कहीं सेंटर का भी एक मुद्दा होता है। अच्छा, सेंटर राजस्थान को कभी साथ देती नहीं है, वो चाहे ERCP हो, चाहे किसानों कर्ज माफी भी हो। ERCP में सर आपके कहीं मंत्री उसमें रुकावट लगा रहे हैं, शेखावत जी के बयान आते हैं। अब तो शेखावत वो कह रहा हूँ ना, सेंटर की तो बात ही कर रहा हूँ मैं। भाई सेंटर की तो बात ही कर रहा हूँ, शेखावत जी रुकावट क्या लगे? शेखावत मंत्री है भाई, केंद्रीय जल मंत्री शेखावत जी हैं। अगर शेखावत वो आप ही के मंत्री बयान लगाते हैं कि साहब वो ऐसा करते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं रुकावट लगाते हैं कहीं पास होने के लिए। मुझे एक बात बताइए, अगर वो चाहेंगे इम्प्लीमेंट करना तो रुकावट कैसे लग सकती है? भाई सेंटर की योजना अगर किसी स्टेट में जाएगी, किसी स्टेट की ये हिम्मत ही नहीं है, ये पॉलिसी में नहीं है, कई नियमों में नहीं है कि आप स्टेट जो है कि स्टेट या कोई भी मंत्री जो है बीच में रोक देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। आप उनकी मंशा ठीक नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल देखा नहीं क्या आपने, जो एक मीटिंग में था कि साहब 65 करोड़ रुपए लाख रुपए दे दूंगा मैं, आप तो जो है राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राजेंद्र जी को CM बनाओ। देख रहे हैं तो उनकी वो मंशा है। ये ERCP के लिए कभी राजस्थान की जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते ये लोग। इन लोगों के इनका यही है कि मकसद ये है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट बनाओ, माहौल ऐसा क्रिएट करो, क्योंकि इनके जो पहले धर्म के नाम पे राजनीति करने के जो माहौल बनाते थे ना ये लोग, वो तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है इन चीज़ों को कि यार क्या होने वाला है। अब ये लोग नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। ERCP उन लोगों को बात करनी चाहिए कि राजस्थान बड़ा सूखा प्रदेश है और ERCP आने पे कई जिलों का भला हो जाएगा। और ERCP मैं बताऊँ इनकी सिर्फ मंशा ठीक नहीं है, बाकी तो ERCP लागू होना कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी लगातार नए नए अभियान ला रही है। अभी नए से अगर राजस्थान लाएगा तो, और पिछली दौर पर जन आक्रोश रैली लाए थे, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देंगे तैयार हो? अजय मुझे बताइए, ये नई से राजस्थान से पहले इनका वो क्या लेके आए थे? जन आक्रोश रैली। कितना आक्रोश दिखा अपने राजस्थान में? एक सभा ऐसी बता दी राजस्थान में जो इनकी अच्छी मतलब
भीड़ आई हो या सक्सेसफुल हो, एक बता दीजिए मुझे आप। जब प्रदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ इनका आंदोलन नहीं हो पाया है, तो ये कहाँ कर पाएंगे आंदोलन? काहे का आक्रोश, इनके खुद की आक्रोश है। वो ये एक तो ऐसा होता है कि मंच पे गजेंद्र सिंह बैठे, उधर कहते पुण्य जी के मुझे बैठा हो, वसुंधरा फिर उन दोनों को पीछे खींचती है, फिर अब सीपी जोशी नए बीच में आए खड़े हो गए, तो इनकी खुद का आक्रोश है। और पब्लिक कहती है कि नहीं सहेगा राजस्थान। अच्छा, पब्लिक ये कहती है, इनका ये खुद का आक्रोश है इन लोगों का, और पब्लिक ये कहती है कि नहीं सहेगा राजस्थान, अब आप रहने दीजिए। क्या लगता है अब की बार का जो बीजेपी ने बोल रही है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? अच्छा, पेपर लीक पहले नहीं हुआ? पेपर लीक पहले नहीं हुआ क्या? उनको ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आप किस मुंह से बात करते हैं। आपकी सरकार में पेपर लीक हुए, आपने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी सरकार में पेपर लीक हुए नहीं होनी चाहिए, ये गलत परंपरा है। लेकिन हमने कानून बनाया, तुरंत कार्रवाई करी, और हो सकता है या तो आज कानून आ गया होगा या आ जाएगा, कानून आने वाला है। अच्छा। तो इतना कठोर कानून आएगा। अच्छा। कि मैं कह रहा हूँ पूरे देश में एक अपने आप में नजीब एक उदाहरण पेश होगा राजस्थान के लिए, कि राजस्थान ने पेपर माफिया के लिए क्या कानून लेके आए हैं। अब बीजेपी वाले बार बार इस चीज़ को कहते हैं, अरे भाई चलो ठीक है, आपका क्या एजेंडा है जो इसको बंद कर पाओगे? करा लो यूपी में, एमपी में करवाइए, गुजरात में करवाइए। गुजरात में तुम्हारी पहले भर्ती निकलती नहीं है, अभी एक भर्ती निकाली थी, पूरी भर्ती कैंसिल करनी पड़ी, पूरा पेपर ही आउट हो गया पहले ही। तो अब ये तो प्रोपेगेंडा राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका मकसद ठीक नहीं है। तो सीएम चेहरा का नाम बता दीजिए, कौन है अगली बार? कांग्रेस से, बीजेपी से? कांग्रेस से, आप ही के पार्टी से? पार्टी जो डिसाइड करेगी, तो भाई पार्टी जो डिसाइड करेगी, हमारी अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा है, पार्टी जो डिसाइड करेगी। चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये हमारी परंपरा नहीं रही राजस्थान में, कभी भी नहीं रही। तो कभी भी कांग्रेस से सीएम पहले डिक्लेयर नहीं करती है। तो कितनी सीटें मानते हो क्या? किस अपनी 200 विधानसभा कांग्रेस की? कांग्रेस की सीट जो 56। तो बीजेपी तो कह रही है ना, बीजेपी भी बोल रहे हैं 156। तो अधिकार है सबको, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने, जो सबको बोलना चाहिए, लेकिन हम 156 लाएंगे। अच्छा, तो चौमू विधानसभा के लिए क्या बड़ी घोषणा करने वाला है आज हमारे दर्शकों? नहीं, घोषणा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ, जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक तो मैं तो घोषणा करूंगा, तो फिर मेरी बीजेपी में क्या अंतर है? तो जनता के लिए पहले आप कुछ तो आइए। बिल्कुल, चौमू के लिए कई विजन है भाई, जैसे कि चौमू के लिए एक तो पानी का सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क करेंगे। और मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टो ये रहेगा कि मैं पानी के लिए वर्क करूँ, और मुझे अगर पार्टी मौका देती है और चौमू विधानसभा की जनता जनार्दन मेरे पास आशीर्वाद रखती है, तो मेरा ये प्रण होगा कि मैं पानी ला के ही विधानसभा में जाऊंगा। अच्छा। अगर पहली विधानसभा में तो मेरे को इसलिए जाना पड़ेगा कि मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद में विधानसभा में नहीं जाऊंगा जिस दिन चौमू में पानी नहीं आ जाएगा। अच्छा। ये मेरी पहली योजना, पहली घोषणा है, मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। दूसरी योजना, मेरे यहाँ जयपुर के बहुत नज़दीक है चौमू, लेकिन फिर भी आज एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। अच्छा। मेरा एक मकसद है कि मैं हर गांव में एक काउंसलिंग सेंटर खोलूँगा। अच्छा भाई देखो, गांव में क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार बच्चा 12th पास के बाद में क्या करेगा, तो एक काउंसलिंग के लिए मैं पहले से वहाँ एक काउंसलर रखूँगा। वो जो उस बच्चे की एबिलिटी पहचानेगा कि आपको साइंस लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, तो उन चीज़ों के लिए काउंसलिंग है। आज ही हाईटेक लाइब्रेरी लेनी है गाँव में। अच्छा। तो मेरा एक मकसद ये रहेगा कि मैं गांव लाइब्रेरी लाऊं। आज भी जैसे होने चाहिए वैसे गांव में स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स के लेके मेरे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभावग्रस्त प्लेयर इसलिए बन जाते हैं कि किसान वर्ग के लोग हैं, सब लोग तो ऐसे में स्टेडियम में नहीं पहुँच पाते। तो मेरी एक दिली तमन्ना है कि अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो हर 10 किलोमीटर में एक अच्छा स्टेडियम होगा जिसमें नेशनल प्लेयर होंगे, और मैं वहाँ नेशनल प्लेयरों से सेवा दिलवाऊँगा। हर गेम का एक कोच होगा, वो करेगा। एक योजना मेरी ये है, जैसे मान लो सरकारी 2-3 कॉलेज मेरी वहाँ बनी हुई है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनसे वाकई रोडवेज बस कनेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब है कनेक्ट तो है, लेकिन वो जैसे मान लो कोई अगर सुबह जल्दी आ गई तो फिर वो शाम को लेट तक पहुँचती है। तो मेरी मंशा ये है कि बीच में जो जैसे मान लो हमारी लड़कियाँ हैं वो कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में तो बेसिकली बस कोई लगाता नहीं है। तो मेरी मन से, हालांकि कई गांव, लगभग तो मेरे गांव सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे कई गांव हैं मेरे, जैसे चौमू से लेके गुड़लिया तक सुबह शाम 1-2 बस चलती हैं। गोविंदगढ़ से लेके जैसे ये सांदरसर आ गया, हस्तेरा है, आस्ती है, आड़ेसर है, ये जो गांव है ना, सर्किल जो बने हुए हैं, इन गाँव में भी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है।
तो मेरा एक विचार है कि मैं जनरली यातायात जो सुविधा है उसको मैं और बेहतर कर सकूं। और भी ऐसे तो कई बहुत मुद्दे हैं मंडी को लेके हैं। कृषि उपज मंडी है, क्योंकि मेरा चोमू मीठे पानी के लिए बड़ा फेमस है। अच्छा। सब्जी और फल के लिए बहुत फेमस है चोमू। तो एक हाईटेक मंडी हो है, जो जहाँ पूरा देश ये समझे कि वाकई चोमू जो है जिस नाम के लिए जाना जाता है। क्योंकि अभी भी उदासीनता है मंडी में भाई। मंडी में जो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ रहती है, जिस प्रकार का मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हाईटेक मंडी हो। अच्छा। बिल्कुल इस तरीके से मंडी मतलब बनाई जाए। हालांकि मैं गया भी हूँ इस कृषि एग्रीकल्चर को रिसर्च करने के लिए। मैं नाइजीरिया वगैरह एक दो बार मैंने विजिट भी किया है। मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें तब आएगी जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझ पर होगा। अभी देखा गया है कि रामलाल जी ने एक बड़ा जनाक्रोश सभा की थी अपने जन्मदिन के अवसर पर भी, काफ़ी भीड़ दिखी उसके अंदर। काफ़ी का मतलब कैसे? मतलब काफ़ी भीड़ दिखी है कि उनके समर्थन में लग रहा था कि अब तो पूरा लावा लाजमी निकल रहा था। देखो रामलाल जी ने जिस जगह भीड़ इकट्ठी करी, पहले तो वो जो जगह थी वो जगह वो एक चौपाल के लिए बनाई जाती है। मतलब जब अपन चौपाल करते हैं ना भाई, चलो गांव के 5 पटेल बैठ गए, 5-10 लोग और आ गए, हुक्का चल रहा है, वो जगह वही थी। अच्छा। अब उसमें जन आक्रोश कैसे हो गया? अब जन आक्रोश जो वर्ड इन्होंने चूज किया है उसे तो ये लगता है कि पता नहीं मतलब चोमू पूरा जाम हो जाएगा और चोमू के जो यातायात जो बाधित हो जाएगा और जो लोग बिल्कुल सड़कों पर रहेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब एक सीमित दायरे में भीड़ तो थी। उसको शक्ति प्रदर्शन तौर पर देखा जाए, एक शक्ति प्रदर्शन करने की उनको जरूरत कहाँ पड़ रही है? अच्छा। भाई उनको जरूरत कहाँ पड़ेगी जब सिटिंग एमएलए आप हो, पिछली बार के एमएलए आप रहे। शक्ति प्रदर्शन की जरूरत आपको करनी नहीं चाहिए। आपको शक्ति क्या क्यों करोगे भाई? आप तो एमएलए हो, आपके काम करना ही क्षेत्र में जाके भाई आपने क्या अच्छा किया है ये पब्लिक को पता ही है, और बुरा किया तो पब्लिक के सामने माफी मांगिए। तो मतलब ये हमारे साथ चोमू से कांग्रेस के नेता हैं और वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, और इस बार के चुनाव को लेकर काफ़ी हमने बड़ी लंबी चर्चा की कि आने वाले दिनों में चोमू के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। साफ तौर पे देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने चोमू में जो विकास को लेकर जो दावे किए हैं, पानी को लेकर हो या मंडी को लेकर हो, जो वहाँ की व्यवस्था को लेकर हो, लगातार जो वहाँ की जो वर्तमान विधायक है उनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और हमने प्रदेश की जो राजनीति बनी हुई है उनको लेकर खास चर्चा की, क्योंकि सुरेश जी खुद यादव है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलते हुए प्रदेश के मुख्य धारा में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छात्र राजनीति से निकल कर अब धरातल पर उतरकर लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री साहब भी बोलते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं नहीं थकूंगा। तो उसी को गणित को लेकर अब सुरेश जी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं जनता से संवाद करने की, क्योंकि अब जनता तक जाना है और सरकार रिपीट कराना है। इसी को लेकर हमारे साथ आज जुड़े थे सुरेश यादव जी। के साथ हमारा समाचार जयपुर।